फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी यूनिट साइकोलॉजी की, और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बारे में। और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का ये आज का ये थर्ड पार्ट का वीडियो है। 2 पार्ट्स की वीडियो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम मेडार्ड बॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। मेडार्ड बॉस जिनका की कंट्रीब्यूशन रहा एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में। हमारी लास्ट वीडियो में हमने विस्वेंगर के बारे में हमने पढ़ा था, विस्वेंगर की साइकोलॉजी के बारे में हमने समझा था। और आज की इस वीडियो में हम मेडार्ड बॉस के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेडार्ड बॉस जिनका कि टाइम पीरियड है 1903। इनके बारे में ज़्यादा इन्फो नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने इनको इतना ही रखा हुआ है। और ये भी विस्वेंगर की तरह ही ये भी स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने भी मेडिसिन में ही उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन क्योंकि इनका भी जो इन्वॉल्वमेंट रहा, बचपन का जो इन्वॉल्वमेंट रहा वो दार्शनिकों के बीच में ही बीता, इसलिए धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट रहा वो फ़िलॉसफी से, और फिर फ़िलॉसफी से होते हुए साइकोलॉजी तक भी इनका इंटरेस्ट आया। और आगे इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, जिनमें कि इनकी जो फेमस बुक्स हैं जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है वो है साइको एनालिसिस। इनकी दूसरी फेमस बुक का नाम है डेजीन एनालिसिस, जो कि 1963 में आई थी। और इनकी जो थर्ड फेमस बुक है जिसको कि ट्रांसलेट किया गया वो है एग्जिस्टेंशियल फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन एंड साइकोलॉजी। ये बुक इनकी 1997 में आई थी। इन्होंने भी विस्वेंगर की तरह ही, अगर हम इनकी साइकोलॉजी को हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि विस्वेंगर की तरह ही इनकी साइकोलॉजी उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। और विस्वेंगर की तरह इन्होंने उनके कुछ कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और साथ में इन्होंने अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं। इनकी साइकोलॉजी में मेनली हम देखते हैं कि इन्होंने बतलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं, और जिसके द्वारा वो अपना अस्तित्व बनाकर रख पाता है। मीन्स इन्होंने व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बतलाया है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके कि द्वारा वो अपने अस्तित्व को संसार में बनाए रखता है। और इन विशेषताओं को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 5 तरह की विशेषताएं इन्होंने बतलाई हैं। पहला है स्थानिकता, दूसरा है अल्पकालिकता टेम्पोरलिटी, थर्ड है शारीरिकता बॉडीहुड, फोर्थ है मनोदशा या मेल मिलाप, और लास्ट वन इज हिस्सेदारी शेयरिंग। इसको हम 1 बाय 1 इसको हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही होगा, और इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानिकता के बारे में इन्होंने क्या बतलाया है। स्थानिकता के बारे में ये बतलाते हुए कहते हैं कि इससे तात्पर्य मनोवैज्ञानिक निकटता या दूरी की होती है। मीन्स ये फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं करते यहाँ पे, ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक दूरी की ये बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे जो कि पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अपने घर, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से दूर जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो फिजिकल डिस्टेंस तो होता है, बट वो मन से, वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से वो जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ एक मनोवैज्ञानिक निकटता होती है। तो इस तरह से व्यक्ति एक तरह से मनोवैज्ञानिक निकटता को मेंटेन करके भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। जैसे अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल फ़ोन का टाइम है, फ़ोन का ज़माना है। हर व्यक्ति अपने रिलेटिव से या फिर अपने जानने वालों से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और अपने अस्तित्व का एहसास वो कराता रहता है। इन्होंने इस चीज़ की चर्चा की है। आगे हम देखते हैं, आगे ये बताते हैं अल्पकालिकता। इसको इन्होंने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, इसको इन्होंने सिर्फ इतने में ही डिफाइन किया है कि इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को कोई कार्य करने का समय पर्याप्त होता है या नहीं। मीन्स व्यक्ति कई बार, अगर व्यक्ति के सामने अगर कोई काम आ जाता है, व्यक्ति को कोई कार्य अगर दिया जाता है, तो व्यक्ति उसे लेने से पहले अपने टाइम को देखता है। अगर उसे लगता है, यहाँ भी हम बात करें तो ये जो टाइम होता है ये साइकोलॉजिकल टाइम होता है। व्यक्ति सोचता है उसके बारे में कि उस काम को करने के लिए उसके पास टाइम है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम को, कुछ वर्क्स को करने के लिए हम अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जिनको करने के लिए हम अपना टाइम मैनेज
नहीं कर पाते या फिर नहीं करना चाहते, तो उस तरह भी हमारा टाइम वहाँ पे नहीं बचता। तो यहाँ पे इन्होंने ये अल्पकालिकता का मतलब इन्होंने इसको साइकोलॉजिकली ही समझाने की कोशिश की है कि व्यक्ति कई बार, इसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक अल्पकालिकता। मीन्स व्यक्ति सबसे पहले जब उसके सामने कोई भी वर्क आता है तो साइकोलॉजिकली उस चीज़ को कैलकुलेट करता है कि उसके पास साइकोलॉजिकली टाइम होगा या नहीं होगा। अगर उसके पास पर्याप्त टाइम, उसे लगता है कि उससे पर्याप्त टाइम मिलेगा, तो फिर वो उस कार्य को अपने हाथ में लेता है, अदरवाइज वो उसे नहीं लेता। आगे हम बात करते हैं शारीरिकता की, बॉडीहुड। तो बॉडीहुड के बारे में बॉस बतलाते हैं कि इससे तात्पर्य सिर्फ दैहिक शरीर से ही नहीं बल्कि संसार से, व्यक्ति के संबंधों से भी होता है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि अरस्तु ने बतलाया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। सो इसलिए हर व्यक्ति को बिलोंगिनेस की आवश्यकता होती है। हमने मैस्लो की थ्योरी में बिलोंगिनेस नीड के बारे में भी पढ़ा था। और इसलिए हर व्यक्ति संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्य व्यक्तियों से भी एक रिलेशनशिप बनाकर रखता है। कुछ लोगों से उसका दोस्ताना संबंध हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है। कुछ लोगों के साथ उसकी शत्रुता भी हो सकती है। कुछ लोगों के साथ मीन्स एक नॉर्मल, एक फॉर्मल रिलेशन भी रह सकता है। जैसे अगर व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पे काम करता है तो उसके कलीग्स के साथ उसका एक फॉर्मल रिलेशन होता है। वहीं उसके रिश्तेदारों के साथ उसका एक अच्छा रिलेशन होता है। उसके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पे इन्होंने की है कि व्यक्ति पे डिपेंड करता है। ये भी एक तरह से ये बॉडीहुड की इन्होंने चर्चा की है। तो ये बॉडीहुड को भी इन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप में ही समझाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन रखता है या कैसा रिलेशन रखता है, ये साइकोलॉजिकली डिपेंड होता है। आगे ये बतलाते हैं मनोदशा के बारे में या मेल मिलाप, मूड। इसको समझाते हुए इन्होंने कहा है कि इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस ढंग से दुनिया का प्रत्यक्षण करता है वह बहुत कुछ उस क्षण के उसके मनोदशा पर आधारित होता है। मीन्स यहाँ हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे परसेप्शन पर ही डिपेंड करता है। हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं, हम उस चीज़ को कैसे परसीव करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि कैट को देखकर भाग जाएंगे और कुछ लोग उस कैट के साथ खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का परसेप्शन क्योंकि अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति जो कैट को देखकर भाग रहा है, उसके अंदर कैट को लेकर एक, उसके मन में एक फियर हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का जो परसेप्शन है, सिचुएशन क्योंकि एक ही है, स्टिमुलस भी एक ही है, बट व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो अलग अलग है। क्यों अलग होता है? क्योंकि हर व्यक्ति का जो पर्सनल एक्सपीरियंस उसने गेन किया होता है अपनी लाइफ में, सबका ही एक्सपीरियंस अलग अलग अनुभूतियाँ उसकी होती हैं, जिसके बाद ही व्यक्ति किसी सिचुएशन के बारे में जब परसेप्शन करता है तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डेवलप करता है, दूसरे व्यक्ति के मन में दूसरे तरह से वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कई बार ये भी होता है कि किसी अच्छे टाइम में कोई अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बट अगर व्यक्ति का मूड ख़राब होता है तो उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर व्यक्ति का मूड कई बार बहुत अच्छा होता है तो उसे कुछ बुरी चीज़ें भी वो लाइटली लेता है और अपने मूड को अच्छा ही बनाए रखता है। तो इसलिए यहाँ पे मेडार्ड बॉस जो हैं, इन्होंने व्यक्ति के मूड को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है कि व्यक्ति का मूड जैसा होता है, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में मूड होता है, व्यक्ति उसी तरह से चीज़ों को परसीव कर सकता है। इसको हम बहुत ही एक छोटे से एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को कोई टॉय चाहिए अपने पेरेंट्स से, तो बच्चा भी पहले अपने पेरेंट्स के मूड को देख लेता है। ऑफिस से आने के बाद पापा का मूड कैसा होता है, उसके बाद ही अगर पापा का मूड अच्छा होता है तो फिर ही बच्चा उनसे अपने टॉय की बात करता है। अदरवाइज बच्चा वेट करता है कि थोड़े टाइम के बाद कहेंगे, क्योंकि अच्छे मूड में किया गया काम हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देता है। तो इन चीज़ों को बच्चे भी समझते हैं और ये चीज़ें हर व्यक्ति पर अप्लाई होती हैं। सो इस चीज़ को मेडार्ड बॉस ने बहुत ही अच्छे ढंग से इन कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने समझाया है। और आगे जो लास्ट इनका कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं हिस्सेदारी। इन्होंने हिस्सेदारी के बारे में भी बतलाया है। अर्थात इनका कहना है भावनाओं का आदान प्रदान। व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसार में सभी लोगों के साथ, जिसके साथ भी उसका रिलेशन है, जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, जिसके साथ बुरा रिलेशन है, जिसके साथ फॉर्मल इनफॉर्मल जिस तरह का भी रिलेशन है, उस तरह की ही भावनाएं शेयर करता है।
तो ये 5 कॉन्सेप्ट जो हो गए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखें। और इन्होंने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर ही इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। आगे हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी साइकोलॉजी में, अपनी थ्योरी में इन्होंने कुछ मुख्य बातें भी बतलाई हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पॉइंट वाइज नोट किया हुआ है। सो यहाँ हम देखते हैं कि बॉस ने बतलाया है कि अस्तित्व की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्होंने बतलाया है। और इन्होंने नियतिवाद को भी अस्वीकृत कर दिया है। जैसा कि वेंगर का मानना था कि नियतिवाद या पदार्थवाद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इसी तरह से मेडार्ड बॉस ने भी नियतिवाद को अस्वीकार कर दिया। नियतिवाद का अर्थ है कि व्यक्ति जो भी आज व्यक्ति जो कुछ भी है उसमें इन्होंने इन्वॉल्वमेंट और उसका डीएनए या फिर हम कह सकते हैं उसकी वंशावली, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और इनका मानना था, अस्तित्ववादियों का मानना था, व्यक्ति आज जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, इसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है, वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। और इन्होंने हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया था। साथ ही इनका मानना था कि व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच से क्या चूज करता है, ये भी व्यक्ति पूरी तरह से, इसके लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, क्योंकि व्यक्ति का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है और व्यक्ति क्या चीज़ें चूज करेगा वो उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। ना ही हेरिडिटी ना ही इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज़ का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जैसा वेंगर ने भी ग्रोथ के संप्रत्यय को दिया था, और मेडार्ड बॉस ने भी वर्धन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने भी स्वीकार किया हुआ है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने वेंगर की थ्योरी में मैंने डिटेल में बतलाया हुआ है। आप मेरी उस थ्योरी को, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, नियतिवाद, इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने भी अंतःशक्तियों का उल्लेख किया है और पोटेंशियल्स को इन्होंने भी स्वीकार किया है कि हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल्स होती हैं, और व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है उसे खुद ही समझ आने लगता है कि उसे अपनी अंतःशक्ति का कितना विकास करना है, और व्यक्ति धीरे धीरे अपने इन पोटेंशियल्स को, अंतःशक्तियों को विकसित करने लगता है। साथ ही साथ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपने इन पोटेंशियल्स को डेवलप नहीं करना चाहते, वो न्यूट्रल होते हैं। सो आगे इन्होंने अपने रिसर्च में बताया है कि वैसे व्यक्ति, जो लोग अपने पोटेंशियल्स को ज़्यादा डेवलप नहीं करते, वो आगे चलकर न्यूरोटिक्स हो सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं वो अपने लाइफ टाइम इसके लिए ये ट्राई करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं अपने पोटेंशियल्स को बढ़ाने का, ग्रो करने का। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने बतलाया है कि मनुष्य एक अस्तित्ववादी प्राणी है, अतः वह अपनी मरणशीलता को भी समझता है। हर व्यक्ति इस ट्रूथ को जानता है, जो लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है, कि अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी। और मेडार्ड बॉस के अनुसार इसी तथ्य से व्यक्ति को मुख्य चिंता होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ आ सकता है कि मेडार्ड बॉस के अनुसार व्यक्ति में मुख्य चिंता क्या हो सकती है। तो मृत्यु की चिंता, मृत्यु निश्चित है, इसी बात की चिंता कि धीरे धीरे निरंतर हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, इसी बात की चिंता व्यक्ति के अंदर में मुख्य चिंता होती है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने स्वप्न विश्लेषण पर भी कार्य किया है, और इनके अनुसार स्वप्न क्या है? जागृतावस्था के अस्तित्व के तरीकों की नकल। जागृतावस्था में जागते हुए हम जो चीज़ें करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अपने सोने के दौरान भी, उन्हीं घटनाओं को या फिर उन्हीं चीज़ों को हम अपने स्वप्न में भी कई बार हम देखते हैं। अपने डे टू डे रूटीन को ही हम अपने स्वप्न में भी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मेडार्ड बॉस। और इन्होंने फ्रायड और यूंग के स्वप्न विश्लेषण को अस्वीकृत कर दिया था। फ्रायड और यूंग ने भी स्वप्न पर, ड्रीम एनालिसिस पर, उनकी भी बहुत अच्छी लंबी थ्योरी इन्होंने भी दी हुई है, बट मेडार्ड बॉस ने फ्रायड और यूंग की थ्योरी को अस्वीकृत कर दिया और इन्होंने अपनी थ्योरी दी है ड्रीम एनालिसिस के लिए। और इनका मानना है कि एक ही व्यक्ति के लिए स्वप्न के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। अगर व्यक्ति कोई स्वप्न देखता है, तो अगर जैसे हम बात करें, अगर व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ने का स्वप्न अगर देख रहा है, तो फ्रायड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्यक्ति की लाइफ में वो सफलता के नज़दीक है और अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम मेडार्ड बॉस की हम बात करें, तो मेडार्ड बॉस ने क्या चीज़ें कही हैं कि इस स्वप्न का बहुत सारा मतलब
हो सकता है, कोई एक मतलब नहीं हो सकता, उसी व्यक्ति के लिए उसी स्वप्न का अलग अलग अर्थ हो सकता है। साथ ही साथ में इन्होंने स्वप्न को अभिव्यक्ति, अस्तित्व की दूसरी अभिव्यक्ति भी माना है। मीन्स इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मेडार्ड बॉस भी अनकॉन्शियस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली इन्होंने इस चीज़ को कहा हुआ है, बट इन्होंने डायरेक्टली वे में अपने कॉन्शियस में फ्रायड को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया। लेकिन अगर हम मेडार्ड बॉस के इस लाइन को पढ़ते हैं कि इन्होंने स्वप्न को अस्तित्व की दूसरी अभिव्यक्ति माना है, तो हमें ये लाइन पढ़ने से हमें क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली मेडार्ड बॉस भी स्वप्न को एक अनकॉन्शियस में, जिन चीज़ों को हम अपने जागृतावस्था में नहीं कर सकते, अपने स्वप्न में हम उन्हीं चीज़ों की अभिव्यक्ति करते हैं और अपने आप को हम सेटिस्फाइड करते हैं। मेडार्ड बॉस के अकॉर्डिंग अपने अस्तित्व हम बनाकर रख पाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी इस चीज़ को इनडायरेक्टली वे में इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि स्वप्न को अस्तित्व की दूसरी अभिव्यक्ति होती है। आगे हम देखते हैं, मेडार्ड बॉस ने बतलाया है कि जागृतावस्था में जैसे जैसे बदलाव होते हैं, स्वप्न के विषय भी बदलने लग जाते हैं। मीन्स हम कई बार हमने ये फील भी किया है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो किसी की भी थ्योरी हम 100% अप्लाई कहीं पे भी नहीं होती है। 90%, 80% तक, 60 to 70% तक ही ये थ्योरीज अप्लाई होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मेडार्ड बॉस का ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं सही है। और हम देखते हैं कि कई बार हमारे ड्रीम में, हमारे सपने में हमें अपनी डेली लाइफ की ही चीज़ें हमें दिखती हैं। जो चीज़ें प्रेजेंट में चल रही होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अपने ड्रीम में भी देखते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मेडार्ड बॉस ने बतलाया है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी में व्यक्ति के अस्तित्व की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। सो मेडार्ड बॉस की थ्योरी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी कॉन्सेप्ट में हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रोलो मे के बारे में हम चर्चा करेंगे। रोलो मे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।